गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसेंट बुक में इतिहास। अभी तक हमने 20 चैप्टरों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 21वें चैप्टर में चोल वंश के बारे में। तो 21वां चैप्टर जो हमारा था, दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे उनमें राजवंश में एक है चोल वंश। तो हम चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चोल वंश के बारे में। तो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चोल वंश का पहला पॉइंट। चोल वंश के पहला पॉइंट की बात करते हैं। जो 9वीं शताब्दी में चोल वंश के पल्लवों के धनावशेष प्राप्त स्थापित हुआ था। कहने की बात है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश के पल्लवों के धनावशेष जो स्थापित हुए थे उनका वर्णन किया जाए। वो किस शताब्दी में अवशेष प्राप्त हुए थे? 9वीं शताब्दी में। किस वंश के अकॉर्डिंग से प्राप्त हुए थे? चोल वंश के। और वो भी किसके? पल्लवों के धनावशेष स्थापित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस वंश के चोल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? विजयालय थे, जिनका कार्यकाल कितना था? 850 से 887 ईसा था, और जिसकी राजधानी तंजाई जो कहाँ पे थी? तंजौर या तंजावुर में थी। ठीक है, कहने की बात है कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनका चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय थे, जिसका कार्यकाल 850 से 887 ईसा था, जिसकी राजधानी तंजाई बनाई गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी राजधानी तंजाई, जो कि तंजौर या तंजावुर में थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विजयालय जो इनका संस्थापक थे, इन्होंने क्या किया है? विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण करी थी। इन्होंने नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय, जो नरकेसरी की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, और निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। निशुभ सूदनी का मंदिर, देवी का जो मंदिर था वो किसने बनवाया था? जो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, उन्होंने बनवाया था, और उन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चोलों का जो स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। तो चोलों का जो स्वतंत्र राज है आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। तो बात करते हैं चोलों में जो स्वतंत्र राज स्थापित करने वाले कौन थे? आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदित्य प्रथम ने क्या किया था? जो चोल वंश में जो स्वतंत्र राज थे उनको स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडाराम की उपाधि धारण की थी। तो कोंडाराम की उपाधि किसने धारण करी थी? आदित्य प्रथम ने धारण करी थी, और इन्होंने स्वतंत्र राज का स्थापित किए थे, और इन्होंने कोंडाराम की उपाधि धारण करी थी। मोस्ट बनाओ। और इन्होंने किसके विजय प्राप्त करने के बाद कोंडाराम की उपाधि धारण की? पल्लवों पर विजय प्राप्त पाने के उपरांत इन्होंने कोंडाराम की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चोल वंश के जो प्रमुख राजा थे, परातंग प्रथम थे, राजराज प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम थे, राजेंद्र द्वितीय थे, कुलोतुंग, और ये हो गया उनके राजा थे चोल वंश के जो प्रमुख थे राजा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तत्कोलम के जो युद्ध में राष्ट्रकूट के जो नरेश कृष्ण द्वितीय ने परातंत्र प्रथम को पराजित किया था। कहने ये जो राष्ट्रकूट में नरेश कृष्ण तृतीय थे, उन्होंने परातंत्र प्रथम को पराजित किया था। इस युद्ध में परातंत्र प्रथम का बड़ा लड़ाका राजदित्य मारा गया था। इनका जो बड़ा एक लड़ाका था परातंत्र प्रथम का, वो मारा गया था। और किसके द्वारा इनकी हार हुई थी? राष्ट्रकूट जो वंश था उसके जो नरेश कृष्ण तृतीय के द्वारा इनकी हार हुई थी, और इनका जो सबसे बड़ा लड़ाका राजादित्य था उसको मारा गया था। और ये युद्ध कौन सा था? तत्कोलम युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रकूट वंश के जो नरेश कृष्ण तृतीय ने परातंत्र प्रथम को पराजित किया था। उनका जो परातंत्र प्रथम का जो बड़ा लड़ाका था उसको राजादित्य जिसको मारा गया था। किसके दौरान मारा गया था? तत्कोलम युद्ध के दौरान। और किसने मारा था? नरेश कृष्ण तृतीय ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। वहाँ के जो राजा महिम पांचवें जो महिम थे, तो भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिले रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। बात यह है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर जब आक्रमण किया था तो वहाँ पे जो शासन कर रहे थे पांचवें महिम नाम था उनका, महिम पांचवें, जो भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिला था रोहन नाम का, वहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत था जिसे हम क्या बोलते हैं बनाया था? वो मुंडी चोल मंडलम एक नया प्रांत था
ज्योति राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों से चोल साम्राज्य का नया प्रांत बनाया था, जो पोलन रुवा को इसकी राजधानी बनाई थी। मतलब इन्होंने एक नया प्रांत बनाया और उसकी राजधानी बनाई थी क्या, पोलन रुवा बनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो किसने किया था, राजराज प्रथम श्रीलंका। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया और इन्होंने क्या किया था, जो शिव धर्म के अनुयायी थे, मतलब शिव के अनुयायी थे, तो इन्होंने क्या किया था, तंजौर में राजेश्वर शिव का मंदिर बनवाया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने, जो शैव धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने शिव मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। जो सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था सबसे चोल साम्राज्य का, वो किसके शासन में हुआ था, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साम्राज्य का विस्तार किस शासन के दौरान हुआ था, और चोल वंश में, तो वो हुआ था राजेंद्र प्रथम। बंगाल के जो पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की जो उपाधि धारण की थी और नवी राजधानी गंगेकोट चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी कराया था। इन्होंने क्या किया था, जो राजेंद्र प्रथम थे, इनका शब्द विस्तार, मतलब सर्वाधिक जो विस्तार शासनकाल रहा है साम्राज्य में, वो रहा राजेंद्र प्रथम का। इन्होंने क्या किया, बंगाल के जो पाल शासक महिपाल पराजित करके इन्होंने ये उपाधि धारण करी थी, गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने विशाल तालाब का भी निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नोट। गजनी का जो सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। जो गजनी का सुल्तान महमूद था, वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो गजनी महमूद था, गजनी सुल्तान महमूद, वो किसके समकालीन था, राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। तो राजेंद्र द्वितीय ने, बात करते हैं राजेंद्र द्वितीय की। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। तो राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की और राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण करी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो प्रकेसरी जो उपाधि किसने धारण करी थी, राजेंद्र द्वितीय ने की थी, और वीर राजेंद्र ने जो थी राजकेसरी की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र द्वितीय था और चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के जो कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर विस्तार करवा रहा था। और ये कौन विस्तार करवा रहा था, विक्रम चोल अभाव अकाल के ग्रस्त जो गरीब जनता राजस्व वसूल चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहे थे। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर का स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति का समुद्र फेंकवा दिया था और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुज ने चार के उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे प्रतिष्ठित किया। ठीक है, आज हम बात करते हैं चोल काल की जो भूमि के प्रकार थे, वो कितने प्रकार, किस प्रकार के थे। जैसे बेलन बगई हो गया, बहादुर हो गया, साला भोग हो गया, देवदान, तुरुन मठ डकनी हो गया, पलिप चंदम हो गया। ये सब हो गए चोल वंश की जो भूमि के प्रकार थे। ठीक है, इनको आप ऐसे पढ़ लीजिए, ये इस प्रकार के थे। आगे बात करते हैं, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को जो उच्च पदाधिकारी होते थे, पदाधिकारियों को पेरुरंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी तो सेरुदरम कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेरुरंदरम किसे कहा जाता था, जो उच्च अधिकारी होते थे, और सेरुदरम किसे कहा जाता था, जो निम्न श्रेणी के अधिकारी होते। तो वो किस वंश की बात करें, चोल वंश था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च पदाधिकारी को पेरुनंदनम कहा जाता था और निम्न पदाधिकारी होते तो उन्हें सेरुधरम कहा जाता था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, संपूर्ण चोल साम्राज्य के 6 प्रांतों, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। 6 प्रांतों में कौन सा साम्राज्य विभक्त था, वो चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम को
कोट्टम कहा जाता था। कोट्टम मतलब नाडु, कोट्टम जो नाडु में, कोट्टम को नाडु और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। ये इस तरह से जो प्रांत था मंडलम में था, मंडलम कोट्टम में था, कोट्टम नाडु में, नाडु और कुर्मों में विभक्त था। इस प्रकार से ये दूसरे में विभक्त है। ठीक है, बात करते हैं नाडु की स्थापना। नाडु की जो स्थानीय सभा को नटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। ये आप पढ़ लीजिए ऐसे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए, तालाबों के बगीचों के निर्माण, गांवों की भूमि के अधिग्रहण करने के लिए। सभा एवं महासभा ये मूलतः अग्र हरो ब्रह्मरो बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कलम कहा जाता था। ये सभा वरियम नाम की समितियों द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा थी जो बैठक गांव में, मंदिर में, वृक्ष के नीचे, तालाब के किनारे, व्यापारियों की सभा नगरम कहा जाता था। चोल काल में जो भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था, चोल काल में जो भूमि उपज का कितना भाग हुआ करता था, 1/3 भाग हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1/3 भाग। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि बहुदय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या? पद्धति सेना था। चोल काल में कासू जो होते थे सोने के सिक्के, मोस्ट चोल काल में जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें हम क्या कहते थे? कासू कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बात करते हैं तमिल कवियों में जो जयंगोदर जो प्रसिद्ध कवि थे, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था, उसकी रचना कलिंग तुपर्णी थी। मतलब तमिल कवियों में जो प्रसिद्ध कवि थे जयंगोदर थे और जो कि उनके राजकवि थे कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। जो ये प्रसिद्ध कवि थे वो किसके राजकवि थे? कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि थे। ठीक है, जिसकी उसकी जो रचना थी कलिंग तुपर्णी थी। नेक्स्ट बात करते हैं कंबल ओट्टकुट्टनम और पुगलेंदी का तमिल साहित्य त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कंबल, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कंबल, ओट्टकुट्टन, पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पौन्य, रन्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। ये पंप, पौन्य, रन्न, कन्नड़ ये साहित्य के 3 रत्न माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंप हो गया, पौन हो गया, रन हो गया, कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न माने जाते हैं। अब बात करते हैं पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बैदेश्वर मंदिर का विमान भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं उत्तरमेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की जो सदस्यता थी उसके लिए क्या क्या जरूरी था। जैसे सभा की सदस्यता के लिए हमें इच्छुक लोगों की एक ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जा सकते हैं, मतलब जहां से हम भू राजस्व वसूला जा सके। ठीक है, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें जो वेदों का ज्ञान होना ही चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। मतलब उससे जो सदस्य रहा है उसको पहले उससे सदस्यता ख़त्म होनी चाहिए, तब वो दूसरी सदस्यता में भाग ले सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराए हैं वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये सब की उनके लिए जो शर्तें थी, जो उनके लिए नियम थे, तभी वो सदस्यता में भाग ले सकते थे। आगे बात करते हैं हम चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार निचोड़ कहा गया है। तो चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। किसे कहा गया है? मतलब चोलकालीन के जो नटराज प्रतिमा थे उनको चोल काल का सांस्कृतिक सार निचोड़ कहा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नटराज प्रतिमा को ही चोलकालीन के जो नटराज प्रतिमा थे उनको सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया। शिव संत
ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। तो शिव सन जो थे ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है? कावेरीपट्टनम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कावेरीपट्टनम ये एक बंदरगाह है और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, और किस शताब्दी से है? 10वीं शताब्दी से। किस वंश से? चोल वंश से। किस काल से? चोल काल से। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम चोल वंश से अंतर्गत 10वीं शताब्दी में, और किस काल से? चोल काल से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते थे? तनियार कहते थे। जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एक इकाई के रूप में, जो बहुत बड़ा गांव हो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे हम तनियार कहते थे। उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तार वर्णन उपस्थित करता है। उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, पुरातन प्रथम के शासनकाल में से संबंधित है। चोलों की जो राजधानी की कालक्रम के अनुसार, तो पहले क्या थी? कालक्रम के अनुसार की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग राजधानी उरेयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम, कांची, ये सब उनकी राजधानी थी। चोलों की जो राजधानी थी कालक्रम के अनुसार उरेयूर, तंजौर, गंगैकोंड और चोलपुरम, कांची, ये सब। ठीक है, तो पहले उरेयूर होगी तो लास्ट कौन सी होगी? कांची हो, चोलपुरम या कांची। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजधानियों के जो क्रम है। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। जो सड़कों की देखभाल करती थी, कौन सी समिति करती थी? बगान समिति। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार कौन था? धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। वलजियार थे, नाना देशी थे, मणिग्रामम था। ये सब चोलवंश के प्रमुख विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नरनार संत कहलाते थे। जो विष्णु के उपासक थे उनको अलवार कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अलवार किसे कहते थे? जो विष्णु के उपासक होते थे, और शिव के जो उपासक होते थे हम क्या कहते थे? नए नार संत कहलाते थे। ठीक है, तो विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे, शिव के उपासक नए नार संत कहलाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।